हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री का यूनिट 1। इसमें हमने बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन देख लिया था, कार्बोहाइड्रेट की कंप्लीट देख लिया था, लिपिड भी देख लिया था। अब आज हम स्टार्ट करेंगे इसमें न्यूक्लिक एसिड। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें न्यूक्लिक एसिड को हमने डिटेल में कवर करा है। चलिए आइए देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड, फ्रीडरिच मेजर्स हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लिक एसिड इन 1871। 1871 में फ्रीडरिच मेजर नाम के एक साइंटिस्ट ने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर करा था। न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड जो है पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को मिलकर न्यूक्लिक एसिड फॉर्म होता है। लोकेशन इन लोकेटेड इन न्यूक्लियाई ऑफ सेल। न्यूक्लिक एसिड कहाँ मिलता है हमें? न्यूक्लिक एसिड हमारे न्यूक्लियस ऑफ सेल में प्रेजेंट होता है। हेरिडिटी डिटर्मिनेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो होता है हमारे हेरिडिटी, मतलब जो भी करेक्टर्स होते हैं, हेरिडिटी करेक्टर्स होते हैं, उनको आगे मतलब जनरेशन टू जनरेशन कैरी करता है। एलिमेंटल कंपोजिशन, न्यूक्लिक एसिड की कंपोजिशन क्या है? इसमें कार्बन के एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और फॉस्फोरस होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को हमने बेसिकली दो मेजर क्लासेस में डिवाइड करा है। पहला है हमारा डीएनए, जिसको हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, और दूसरा है हमारा आरएनए, इसको हम राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। आरएनए जो है हमारा तीन क्लासेस में फर्दर डिवाइड है। एमआरएनए, जिसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए, जो कि हम आरएनए कहते हैं, और थर्ड होता है हमारा ट्रांसफ़र आरएनए, इसको हम टीआरएनए भी कहते हैं। तो इसके हमने क्लासिफिकेशन देख ली है। अब एक एक करके सबको देख लेते हैं कि इन सबके फंक्शंस क्या होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है डीएनए, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए जो होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है। फिर आता है हमारा आरएनए, आरएनए टू ट्रांसफ़र जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है या उसको ट्रांसफ़र करता है, वो हमारा आरएनए होता है। आरएनए में तीन पार्ट होते हैं, मैसेंजर आरएनए, आरएनए जिसको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, और टीआरएनए जिसको हम ट्रांसफ़र आरएनए भी कहते हैं। मैसेंजर आरएनए, इट कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी ऑफ सेलेक्टेड रीजन ऑफ डीएनए। ये एक स्पेसिफिक रीजन, डीएनए के रीजन की एक कॉपी होती है। इट कैरी द जेनेटिक मैसेज फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म एंड एक्ट एज टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो होता है हमारा डीएनए की जो होती है हमारी एक कॉपी होती है स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री, जिसको हम एज अ यूज़ करते हैं टेम्पलेट। इसी के ऊपर हमारा जो है एंजाइम एक्ट करते हैं और इसी की सेम कॉपी हम बना देते हैं। तो ये जो होता है हमारा एक टेम्पलेट की तरह एक्ट होता है, इसी की जो हमारी डुप्लीकेट कॉपी बनाई जाती है। फिर आता है हमारा सेकंड आरएनए, along with proteins form the ribosomes, which is site of protein synthesis. Some of them have catalytic and coenzymic function as well. ये आरएनए क्या होता है हमारा? इसको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। ये जो होता है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है। मतलब ये जो होता है मेनली प्रोटीन सिंथेसिस करता है, उस प्रोटीन को बनाता है, और ये इसके बहुत सारे फंक्शंस है। ये कैटालिटिकल फंक्शंस भी दिखाता है, कोएंजाइमेटिक यूज़ भी होता है इसका। फिर आता है हमारा टीआरएनए, इसे हम कहते हैं ट्रांसफ़र आरएनए, ट्रांसफ़र द अमीनो एसिड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। टीआरएनए जो होता है हमारा अमीनो एसिड्स, हमारा जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो एसिड्स से। तो अमीनो एसिड्स को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन सिंथेसिस कौन कर रहा है? राइबोसोमल आरएनए। मतलब ये जो होता है हमारा ट्रांसफ़र आरएनए जो होता है वो अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र करता है आरएनए के पास, राइबोसोमल आरएनए को। और राइबोसोमल आरएनए से हमारी अटैच होती है मैसेंजर आरएनए, जिसके पास हमारा जो होता है टेम्पलेट होता है। ये हमारा अमीनो एसिड्स को ट्रांसफ़र करता है और ये अमीनो एसिड्स को अरेंज करता है टेम्पलेट्स के अकॉर्डिंग। जैसे हमारे टेम्पलेट्स में जो अमीनो एसिड्स अरेंज है, उसी सीक्वेंस में हमारे आरएनए डिफरेंट अमीनो एसिड्स को उसी सीक्वेंस में अरेंज करता है, जिससे हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट होता है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लिक एसिड।
न्यूक्लिक एसिड आर इनसॉल्यूबल इन अल्कोहल। न्यूक्लिक एसिड जो होता है इनसॉल्यूबल होता है अल्कोहल में, स्लाइटली सॉल्यूबल इन कोल्ड वाटर बट रेडिली सॉल्यूबल इन हॉट वाटर। न्यूक्लिक एसिड जो होता है हमारा हॉट वाटर में रेडिली सॉल्यूबल है और कोल्ड वाटर में हमारा स्लाइटली सॉल्यूबल है, मतलब हल्का फुल्का सॉल्यूबल हो जाता है वो। फिर आता है हमारा एंड एल्कलाइड डिल्यूट एल्कलाइज फॉर्मिंग एल्कलाई सॉल्ट्स। ये जो होता है हमारा डिल्यूट एल्कलाई में भी सॉल्यूबल हो जाता है और ये कभी कभी एल्कलाई के साथ सॉल्ट फॉर्मेशन कर देता है। दे आर प्रेसिपिटेटेड बाय HCl बाय एक्सेस ऑफ एसिटिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो होता है प्रेसिपिटेट हो जाता है HCl से रिएक्ट करने के बाद इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। मतलब हम एसिटिक एसिड में अगर HCl डाल देंगे तो उस केस में हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है प्रेसिपिटेट हो जाएगा। आता है कि हमारे पास DNA और RNA दोनों प्रेजेंट है, तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हमारे सैंपल में DNA प्रेजेंट है या हमारे पास RNA प्रेजेंट है। तो उसके लिए हमारे पास एक टेस्ट है, इसको हम कहते हैं फॉल्जन टेस्ट। फॉल्जन टेस्ट जो होता है हमारा डिफ्रेंशिएट करता है DNA और RNA को। इसमें क्या होता है, इफ़ DNA शुगर इज़ प्रेजेंट अ रेड कलर इज़ प्रोड्यूस विद द डाई। अगर DNA शुगर प्रेजेंट होगी तो हमारा जो है रेड कलर आ जाएगा डाई के साथ रिएक्ट करके। राइबोस शुगर डू नॉट एग्जिबिट दिस रिएक्शन। और राइबोस शुगर अगर प्रेजेंट होगी तो इसमें कोई कलर नहीं आएगा क्योंकि राइबोस शुगर जो है वो इसके साथ रिएक्शन नहीं देती। नेक्स्ट आता है केमिकल नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स का केमिकल नेचर क्या होता है, इसमें मतलब इसकी मेनली ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है। सबसे पहले जो होता है हमारा न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है मिलकर हमारा न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है हमारा एक न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फेट से अटैच होता है तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है हमारा नाइट्रोजनस बेसिस और शुगर दोनों रिएक्ट करके जो होता है हमारा न्यूक्लियोसाइड बनाती है। और इसी तरीके से न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट दोनों रिएक्ट करके हमारा जो होता है न्यूक्लियोटाइड बनाता है और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर हमारा न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। हम देख लेते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है हमारा। न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड गिव molecules of nucleotide which can be considered as the unit that make up the polymer। ये जो होता है हमारा हाइड्रोलिसिस कर न्यूक्लिक एसिड की हाइड्रोलिसिस करने पे हमारे न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल्स आते हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं एज द यूनिट, जो कि हमारा पॉलीमर बना के हम उसका जो हमारा न्यूक्लिक एसिड बन जाता है। मतलब बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का हमारा जो पॉलीमर होता है उसे हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। फॉस्फेट एस्टर ऑफ न्यूक्लियोसाइड। अ न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। हाइड्रोसाइक्लिक बेस होता है हमारा जिसको हम नाइट्रोजनस बेस भी कहते हैं, शुगर मॉलिक्यूल होता है और उसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, व्हेन राइबोज और 2 डीऑक्सी राइबोज इज कंबाइंड विद प्यूरिन और pyrimidine बेस इज न्यूक्लियोसाइड इज फॉर्म्ड। ये न्यूक्लियोसाइड क्या होता है हमारा, जब हमारे नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं प्यूरिन और pyrimidine जो होते हैं वो हमारा राइबोज शुगर या फिर डीऑक्सी राइबोज शुगर के साथ अटैच हो जाते हैं, तब हमारा बनता है न्यूक्लियोसाइड। वही हमारा जो फ्लो चार्ट था हमने उसी को एक्सप्लेन कर रखा है। फिर आता है हमारा फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, H3PO4 कंटेन 3 मोनोकोवलेंट हाइड्रोक्साइल ग्रुप एंड डाईवैलेंट ऑक्सीजन एटम ऑल लिंक्ड टू पेंटावैलेंट फॉस्फोरस एटम। इसमें क्या होता है, एक पेंटावैलेंट फॉस्फोरस एटम होता है सेंटर पे जो कि हमारे 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप को अटैच होते हैं और एक हमारा डाईवैलेंट ऑक्सीजन हमारा उससे अटैच होता है। मतलब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच होगा और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे अटैच होंगे। फिर आता है हमारा शुगर द शुगर इन न्यूक्लियोटाइड एंड सो इन न्यूक्लिक एसिड इन अ पेंटोज इन RNA राइबोज एंड इन DNA डीऑक्सी राइबोज शुगर इज प्रेजेंट। मतलब क्या होता है हमारा RNA में जो होता है हमारा राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है और वहीं अगर हम देखें DNA में तो DNA में हमारी डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है जो कि हमारी पेंटोज शुगर कहलाती है। ये हमारे स्ट्रक्चर हैं राइबोज और डीऑक्सी राइबोज के। ये जो होता है हमारा DNA में प्रेजेंट होती है, डीऑक्सी राइबोज जो हमारी DNA में प्रेजेंट होती है, वहीं अगर राइबोज देखें तो वो हमारी RNA में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आता है हमारा हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस
कौन कौन से बेसिस होते हैं जो कि हमारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये जो होता है हमारा नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होते हैं, और इनको हमने दो क्लासेस में डिवाइड करा है। सबसे पहले आता है हमारा प्यूरिन एंड प्रिमिडिन्स। प्यूरिन्स और प्रिमिडिन्स दो क्लासेस में डिवाइड करा है। द टू प्यूरिन्स प्रेजेंट बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एडेनिन एंड ग्वानिन। ये जो दो प्यूरिन्स होते हैं वो हमारे दोनों में प्रेजेंट होते हैं, आरएनए में भी प्रेजेंट होते हैं और डीएनए में भी प्रेजेंट होते हैं। मतलब जो प्यूरिन्स है हमारे वो डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होंगे। कौन से प्यूरिन्स है वो, एडेनिन और ग्वानिन। द प्रिमिडिन्स साइटोसिन इज प्रेजेंट इन बोथ। जो हमारा प्रिमिडिन होता है उसमें जो होता है हमारा साइटोसिन, वो तो हमारे दोनों में प्रेजेंट होता है, डीएनए में भी और आरएनए में। पर अगर हम देखें थाइमिन, ये हमारा प्रिमिडिन है। थाइमिन जो कि हमारा डीएनए में प्रेजेंट होता है, सिर्फ थाइमिन जो हमारे डीएनए में प्रेजेंट होता है। एंड यूरेसिल प्रेजेंट इन आरएनए। थाइमिन की जगह अगर हमारा आरएनए होगा तो उसमें हमारा यूरेसिल प्रेजेंट होगा। ये हमारे 5 बेसिस हैं, नाइट्रोजनस बेसिस है, जिसमें से हमारे जो 2 हैं वो हमारे प्यूरिन्स हैं और 3 हमारे जो हैं प्रिमिडिन्स हैं। और 3 प्रिमिडिन्स में से जो हमारा साइटोसिन है वो डीएनए और आरएनए दोनों में मिलता है। डिफरेंस होता है हमारा यूरेसिल और थाइमिन के बेस पे। यूरेसिल जो होता है हमारा आरएनए में मिलता है, और वहीं अगर हम देखें थाइमिन तो वो हमारा डीएनए में मिलता है। चलिए एक बार इसको डिटेल्स में देख लेते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स और इनके बारे में। प्रिमिडिन, इट इज़ 6 मेंबर्ड हाइड्रोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग 2 नाइट्रोजनस बेसिस। ये जो होते हैं 2 नाइट्रोजन एटम्स होते हैं इसमें 6 कार्बन हाइड्रोसाइक्लिक रिंग होती है जो कि हमारे 2 नाइट्रोजन से अटैच होती है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे 3 आते हैं प्रिमिडिन जो होते हैं, 3 होते हैं, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। इसमें जो होता है हमारा इसका ये जो हमारा कॉमन नेम है, और वहीं हम देखें ये जो हमारा केमिकल नेम है जिसको हम आईयूपैक नेमिंग भी कहते हैं। तो थाइमिन की आईयूपैक नेमिंग है 2,4-डीऑक्सी 5-मिथाइल प्रिमिडिन। वहीं हम साइटोसिन की देखें तो ये है हमारी 2-ऑक्सी 4-अमीनो प्रिमिडिन, और यूरासिल की होती है हमारी 2,4-डाईऑक्सी प्रिमिडिन। चलिए प्रिमिडिन के बारे में इतना हमारा काफ़ी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्यूरिन। द प्यूरिन्स फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड आर ड्राइव फ्रॉम सब्सटेंसेस प्यूरिन दैट डज नॉट ऑकर नेचुरली। प्यूरिन जो होता है हमारा नेचुरली ऑकर नहीं होता, एज इंडिकेटेड बाय देयर स्ट्रक्चर। एडेनिन इज 6 अमीनो प्यूरिन्स। ये एडेनिन जो होता है हमारा इसका केमिकल नेम है, आईयूपैक नेम है हमारा 6 अमीनो प्यूरिन। एंड ग्वानिन इज 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। ये जो होता है हमारा ग्वानिन जो होता है हमारा 2 अमीनो और 6 ऑक्सी प्यूरिन है। ये हमारे स्ट्रक्चर्स हैं इसके, एडेनिन और ग्वानिन के। द अदर प्यूरिन्स इंक्लूड कैफीन, द थियोफाइलिन फाउंड इन कॉफ़ी एंड टी यूज्ड एज डायूरेटिक्स। और भी बहुत सारे प्यूरिन्स होते हैं जैसे कि हमारा कैफीन हो गया, थायोफाइलिन हो गया। ये जो होता है हमारा कैफीन और टी में हमारे प्रेजेंट होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं एज अ डायूरेटिक्स। ये हमारा एडेनिन का स्ट्रक्चर है और ये हमारा ग्वानिन का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आता है हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड अंडर एल्कलाइन कंडीशन। अब हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड की, मतलब ये जो हमारा केमिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो है न्यूक्लिक एसिड जो है वो कैसे रिएक्ट करता है वाटर के साथ। द कोवलेंट बैकबोन ऑफ डीएनए एंड आरएनए इज सब्जेक्टेड टू स्लो नॉन एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। इसमें क्या होता है जो आरएनए और डीएनए होती है इनकी जो बैकबोन्स होती है वहाँ पर हमारे प्रेजेंट होते हैं बेस पेयर्स, नाइट्रोजनस बेस पेयर्स और हमारे राइबोस शुगर्स और डीऑक्सी राइबोस शुगर्स। तो इसी वजह से उनके बीच में जो होता है हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स होते हैं। इसी बॉन्ड्स की वजह से हमारा जो हाइड्रोलिसिस होता है वो स्लो हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है द एक्सपेरिमेंट शो दैट इन टेस्ट ट्यूब आरएनए इज a hydrolyzed activity rapid under the alkali condition बट डीएनए इज़ नॉट। आरएनए जो होती है हमारी उसकी हाइड्रोलिसिस एक्टिविटी जो होती है वो रैपिड होती है एज़ कम्पेयर टू डीएनए। डीएनए इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होता, ना ही वो हाइड्रोलाइज होता है। इट हैज़ फाउंड दैट
two hydroxyl group in RNA which is absent in DNA are directly involved in the process। इसमें क्या होता है, हमारा ये पॉइंट बोल रहा है कि जो हमारे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं RNA में, उसी वजह से जो होता है उसकी हाइड्रोलिसिस ज़्यादा रैपिड हो जाती है एज़ कम्पेयर टू DNA, क्योंकि DNA में वो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो absent है। दिस एक्सप्लेन दैट RNA are more susceptible to alkaline attack but DNA or not, DNA are not। मतलब इसका क्या कहना है कि RNA जो होता है वो उसको ज़्यादा चांस है हाइड्रोलाइज होने के एल्कलाई कंडीशन में, और DNA जो होता है हमारा इतनी जल्दी हाइड्रोलाइज नहीं होता क्योंकि वो मोर स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू RNA। फिर आता है हमारा साइक्लिक 2,3 मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड आर फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शंस ऑफ alkali on RNA and are rapid hydrolyzed further to yield a mixture of 2 and 3 nucleotide monophosphated। इसमें क्या होता है, हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा, अगर हम RNA को हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट आएगा हमारा साइक्लिक 2,3 मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड्स। ये जो होता है हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा हाइड्रोलिसिस का। नेक्स्ट बेसिकली हमने इस एक्सपेरिमेंट में ये देखा था कि कौन हमारा मोर स्टेबल है। RNA जो होता है हमारा उसके पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं जिसकी वजह से वो जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू DNA, और DNA हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है RNA से। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल बेसिस न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। बेसिस और न्यूक्लियोसाइड के बारे में हम देख लेते हैं, जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। ये हमारे बेसिस हैं और ये हमारे न्यूक्लियोसाइड हैं और ये हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोसाइड जो होता है हमारा बेस पेयर और हमारा राइबोस RNA के केस में राइबोस शुगर से और DNA के केस में डीऑक्सी राइबोस शुगर से मिलके हमारा न्यूक्लियोसाइड बनता है। मतलब बेस पेयर नाइट्रोजनस बेस और हमारा राइबोस शुगर जो है वो मिलके बनाएगी न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो मिलके बनाएंगे हमारे न्यूक्लियोटाइड। इसमें क्या होता है, हमारा बेस होता है नाइट्रोजन बेस एडिनोसिन, वो हमारा रिएक्ट करता है शुगर के साथ और कॉम्प्लेक्स बनाता है हमारा एडिनोसिन, और एडिनोसिन जो है हमारा फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करके बनाता है हमारा एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट, जिसको हम AMP के नाम से भी जानते हैं। इसी तरीके से ग्वानिन भी रिएक्ट करता है, साइटोसिन भी रिएक्ट करता है और यूरेसिल भी रिएक्ट करता है। और DNA के केस में क्या होता है, एडेनिन जो होता है वो रिएक्ट करता है डीऑक्सी राइबोस शुगर से और बनाता है डीऑक्सी एडिनोसिन, और डीऑक्सी एडिनोसिन हमारा जो होता है फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करता है फॉस्फोरिक एसिड, और ये बनाता है डीऑक्सी एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट, जिसको हम DAMP कहते हैं। इसी तरीके से हमारा ग्वानिन भी बनाता है, साइटोसिन भी यही रिएक्शंस देता है और थाइमिन भी यही रिएक्शंस देता है। इसके बाद आता है हमारा बायोलॉजिकल रोल ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कि न्यूक्लिक एसिड हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिक एसिड आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन मैनी बायोकेमिकल रिएक्शंस। न्यूक्लिक एसिड जो होता है बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, जैसे हमारा ATP, UTP, GTP एंड CTP। ये क्या होता है हमारा ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये कैसे बनता है हमारा जो न्यूक्लिक बेस पेयर होता है उसका एडिनोसिन आता है और 3 फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके वो हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है। जैसे हमारा ये AMP बना है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसी के साथ हमारा एक मॉलिक्यूल और रिएक्ट करेगा फॉस्फेट का, फॉस्फोरिक एसिड का, और ये बना देगा एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। और अगर हमारा तीसरा मॉलिक्यूल्स हमारा रिएक्ट करेगा फॉस्फोरिक एसिड का तो ये हमारा बना देगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरीके से ये जो होता है हमारा एनर्जी सोर्स या एनर्जी करेंसी के बिहाफ पे हम यूज़ करते हैं ATP को। नेक्स्ट आता है हमारा प्योरिन एंड प्रीमिडिन। न्यूक्लियोटाइड्स आर इन्वॉल्व इन वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। प्योरिन और प्रीमिडिन जो होते हैं बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस या मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हमारा एनर्जी प्रोड्यूस करने में काम आते हैं। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी यूज़ होते हैं, ये कंट्रोल करते हैं एंजाइम एक्टिविटी को। बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो तभी एक्टिवेट होते हैं जब वो रिएक्ट करते हैं हमारे ATP मॉलिक्यूल से, और ATP मॉलिक्यूल्स उनको रिएक्ट करके एनर्जी प्रोवाइड करती है और तभी वो जो है हमारे एंजाइम एक्टिव होते हैं। तो मेनली इनडायरेक्टली ये जो है हमारे बहुत सारे एंजाइम एक्टिविटी को भी रेगुलेट करता है। न्यूक्लियोटाइड्स आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सम को एंजाइम्स ऑफ B कॉम्प्लेक्स, विटामिन, FAD और NAD। ये जो होता है हमारा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। न्यूक्लियोटाइड्स बहुत सारे एंजाइम्स का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, जैसे कि हमारा FAD हो गया, NAD हो गया। नेक्स्ट आता है शुगर डेरिवेटिव्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स नेमली
यूडीपी ग्लूकोज पार्टिसिपेट इन सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। यूडीपी ग्लूकोज ये आप आगे जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है, ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, उसमें आप पढ़ेंगे जाके। यूडीपी ग्लूकोज जो होता है वो हमारा पार्टिसिपेट करता है ग्लाइकोजन के सिंथेसिस में, जो कि हमारा डेरिवेटिव होता है न्यूक्लिक एसिड का। ये होता है हमारा। नेक्स्ट आता है सीडीपी। सीडीपी असाइल ग्लिसरॉल इज एन इंटरमीडिएट इन लिपिड बायोसिंथेसिस। सीडीपी जो असाइल ग्लिसरॉल होता है ये हमारा इंटरमीडिएट होता है लिपिड में बायोसिंथेसिस में, मतलब लिपिड की प्रोडक्शन करने में हमारा ये इंटरमीडिएट होता है। फिर आता है हमारा CAMP, जिसको हम कैंप एंड CGMP आर सेकेंड मैसेंजर फॉर सम हार्मोनल एक्शन। ये जो होता है हमारा हार्मोनल एक्शन के मैसेंजर की तरह एक्ट करता है। GTP GDP आर इन्वॉल्व इन इवेंट्स ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड पाथवेज। GDP और GTP जो होता है हमारे, ये दोनों जो होते हैं हमारे सिग्नल ट्रांसडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। बायोलॉजिकल रोल्स बहुत सारे हैं, हमने यहाँ पे इनको क्लासिफाई करा है। इसमें हमने लिखा है बायोलॉजिकल रोल्स, फिर हमने यहाँ लिखे हमने जो बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो भी हमारे इंपॉर्टेंस आ जाती है। आप बायोलॉजिकल रोल्स में भी ये लिख सकते हैं, जो जो आपको इम्पोर्टेंट और ईजी लगे वो आप अपने याद कर सकते हैं। और हमने नीचे लिखे हैं फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। आपको बेसिकली 5 से 7 पॉइंट्स ईजिली याद होने चाहिए जो न्यूक्लिक एसिड की इम्पोर्टेंस बताएं। आप कोई भी 5 से 7 पॉइंट याद कर सकते हैं। फिर आता है हमारा बायोलॉजिकल रोल्स, बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का बायोलॉजिकल फंक्शंस क्या होता है? फंक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए क्या करता है? परमानेंट स्टोरेज प्लेस फॉर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, ये आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। कंट्रोल सिंथेसिस ऑफ आरएनए। आरएनए को बनाने का कंट्रोल करता है, मतलब जो भी हमारा जितना आरएनए बनेगा बॉडी में वो हमारा कंट्रोल कौन करेगा? डीएनए। द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस इज डीएनए डिटरमाइन द प्रोटीन डेवलपमेंट इन न्यू सेल्स। जो हमारा सीक्वेंस होगा डीएनए का वही हमें जो है यूटिलाइज करेगा आरएनए, जो कि हमारा टेम्पलेट की तरह वर्क करेगा। मतलब क्या होता है, डीएनए से हमारा एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए क्या होता है? हमारा टेम्पलेट होता है, जो कि हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में एज अ टेम्पलेट यूज़ होता है। जो सीक्वेंस हमारा डीएनए का होगा वही सीक्वेंस हमारा एमआरएनए का होगा, और एमआरएनए का जो सीक्वेंस होगा वही हमारा जो है प्रोटीन्स का सीक्वेंस होगा। तो इनडायरेक्टली ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस से लिंक है। द फंक्शन ऑफ डबल हेलिक्स फॉर्मेशन ऑफ डीएनए इज इंश्योर द नो डिसऑर्डर्स ऑकर। मतलब अगर हमारा डबल हेलिक्स होगा डीएनए का, जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि यहाँ डिसऑर्डर नहीं है। अगर हमारा कोई भी म्यूटेशंस होती है तो हमारा जो सबसे पहले जो होता है डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है डीएनए का, वो सबसे पहले डिस्ट्रॉय होता है या डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। उससे हम पता लगाते हैं कोई भी जेनेटिकल डिसऑर्डर होते हैं या फिर कोई भी डिसऑर्डर्स जो भी जेनेटिकल होते हैं उसका हम पता लगाते हैं। दिस इज़ बिकॉज द सेकेंड आइडेंटिकल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट रन एंटी पैरेलल टू फर्स्ट एज बैकअप इन केस ऑफ डिस्ट्रॉयड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। वही डिस्ट्रॉयड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में हमने बता रखा है कि अगर हमारा डीएनए डिस्ट्रॉय होगा तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स कॉज करेगा, जो कि हम इससे पता लगाते हैं। फिर आता है हमारा फंक्शंस ऑफ आरएनए। फंक्शंस ऑफ आरएनए क्या होता है? सिंथेसाइज बाय डीएनए फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। डीएनए जो होता है हमारा सिंथेसाइज करता है ट्रांसपोर्टेशन और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू द प्रोटीन बिल्डिंग एंड एपरेटस ऑफ द सेल। मतलब ये जो होता है फंक्शन जो होता है आरएनए, वो सबसे मेन फंक्शन होता है। ये जो होता है हमारा डीएनए की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन तक, और प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। सिंथेसाइज न्यू प्रोटीन यूजिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इट हैज़ ट्रांसपोर्टेड। जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारा डीएनए ट्रांसफ़र कर रहा है आरएनए को, उसके हिसाब से ये जो है हमारा न्यू प्रोटीन्स की सिंथेसाइज करता है। एमआरएनए इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एमआरएनए जो होता है हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है थ्रू डीएनए टू डीएनए से हमारा आरएनए तक हमारा जो है हमारा ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ले जाता है। आरएनए क्या है हमारा? राइबोसोमल आरएनए। एमआरएनए जो होता है ये मैसेंजर आरएनए होता है, जो कि हमारा मैसेज ट्रांसफ़र करता है डीएनए से राइबोसोमल आरएनए तक। आरएनए इज़ आल्सो डायरेक्ट द न्यूक्लिक एसिड कैरी आउट अ वाइटल रोल इन ह्यूमन बॉडी।
ये जो होता है हमारा न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इट आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन माइटोसिस, मियोसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। आरएनए जो होता है हमारा माइटोसिस और मियोसिस दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हमारा राइबोस सेलुलर रेस्पिरेशन में भी हमारा इंपॉर्टेंट रोल होता है आरएनए का। नेक्स्ट आता है हमारा फार्मास्यूटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। फार्मास्यूटिकल बेसिस पे हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंस है न्यूक्लिक एसिड्स के। यूज्ड इन कैंसर, कार्डियोवास्कुलर एंड ऑटो इम्यून डिजीज़। ये जो होता है हमारा न्यूक्लिक एसिड जो होता है हमारा कैंसर में यूज़ होता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में यूज़ होता है और ऑटो इम्यून डिजीज़ में यूज़ होता है। अब ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती है? ये वो डिजीज़ होती है जिस केस में हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं हमारे खुद की बॉडी के सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रोल जीन्स रेगुलेशंस, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ये जो होता है हमारा आरएनए न्यूक्लिक एसिड जो होता है हमारा वो रेगुलेट करता है जीन रेगुलेशन को, कि जीन हमारा मतलब म्यूटेशन तो नहीं हो रही, उसको रेगुलेट करता है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रेगुलेट करता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए की प्रोसेस को हम बनने की प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ट्रांसलेशन क्या होता है? जब हमारा आरएनए से प्रोटीन बनता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। नेक्स्ट हमारा आता है एंड रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है हमारा? जब हमारा डीएनए से हमारा वापस डीएनए बनेगा उस केस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से वापस डीएनए बनेगा उसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनेगा उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से हमारा प्रोटीन बनेगा उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। थर्ड हमारा कहता है द फार्मास्यूटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड बेस्ड थेरेपीज प्रेजेंट कंप्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ जीन थेरेपी। फार्मास्यूटिकल्स जो यूज़ होता है हमारे न्यूक्लिक एसिड का, हम जीन थेरेपी भी देते हैं न्यूक्लिक एसिड में, जो हमारा मतलब कई डिजीज़ में हमारा हेल्पफुल होता है, जिनको हम जीन्स थेरेपी देते हैं। और हम उसके जीन्स को एक्सचेंज करते हैं या उनमें कोई भी चेंज करते हैं, उसको हम कहते हैं जीन्स थेरेपी। These are used chemotherapeutically to control cancer and infections। मतलब बहुत सारे इन्फेक्शंस और कैंसर्स को कंट्रोल करने के लिए ये हमारा कीमोथेरेपी के लिए भी यूज़ करा जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। हमने फार्मास्यूटिकल इम्पोर्टेंस कर लिए हैं और ये हमारा आज न्यूक्लिक एसिड कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने न्यूक्लिक एसिड कंप्लीट कर लिया है, इसकी क्लासिफिकेशन, केमिकल नेचर और बायोलॉजिकल रोल। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अमीनो एसिड। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मेसी रिलेटेड नोट्स, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिकल फाइल्स या फिर प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।